अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जो हमारा इस चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, काइनेमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और वेलोसिटी एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने देखा था। कुछ हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बात करेगा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके लिए आप पहले कंसिडर करें कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द कर्व y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है इन एक्स वाई प्लेन आपके पास एक पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है अलोंग द कर्व y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जब एक पॉइंट पे है, पॉइंट पी एक्स वाई पे, तो इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो डिस्क्राइब की गई है बाय द पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर को जब हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग स्मॉल वाई। एक्स और वाई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो भी आपको पता है कि आई और जे होते हैं। तो हम पॉइंट पी पे अपने पार्टिकल की पोजीशन को शो करते होते हैं बाय द पोजीशन वेक्टर आर इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक हो गया। अब हमने चूँकि बात करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो हम अपने पोजीशन वेक्टर आर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम अपना वेरिएबल टाइम ही लेंगे। हम डी आर ओवर डी टी ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेरिवेटिव कि जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों, फंक्शंस हों, तो डेरिवेटिव सब पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आई और वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी जे। ठीक है, जब हम इस डी आर ओवर डी टी को वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो दिस इज़ वेलोसिटी वेक्टर। ये अब है वेक्टर फॉर्म में, आई और जे कंपोनेंट्स गिवन हैं डी एक्स ओवर डी टी एंड डी वाई ओवर डी टी। और अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, जो जिसको हम स्पीड भी कहते होते हैं, तो वो हमारे पास जैसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं उसी तरह से आ जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इसको हम डी एस ओवर डी टी भी शो करते होते हैं। डी एस ओवर डी टी क्या है, या वापस इस डायग्राम पे आए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके अलोंग जब कोई पॉइंट मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसमें जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम s कहते हैं। इसको आर्क लेंथ भी बोला जाता है। इस आर्क लेंथ में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक स्केलर वैल्यू होती है और उसको हम कहते होते हैं स्पीड। तो हम यहाँ पे डी एस ओवर डी टी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर्क लेंथ में या डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है अलोंग द कर्व वो है स्पीड, और वेक्टोरियली वो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर होता है। डी आर ओवर डी टी को हम इस स्पीड की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में बात हो गई थी कि अगर आप चेन रूल लगाएं, डी आर ओवर डी टी को आप स्प्लिट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस एंड देन एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसमें जो डी एस ओवर डी टी है ये आपके पास हो जाएगा वी स्पीड, और डी आर ओवर डी एस ये आपके पास है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, v इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड डी आर ओवर डी एस रिप्रजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यूँ समझ लें, ये देखें, जब हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं ना तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और साथ में लिखते हैं उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आपके पास ये वेक्टर v है,
उसका मैग्नीट्यूड हो गया स्मॉल v और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास हो जाएगी dr/ds। ठीक है। अच्छा, अब ये dr/ds डायरेक्शन है क्या एक्चुअली, इसको समझने के लिए आप देखिए कि जब भी कर्व के अलोंग या सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो उस रास्ते या उस ट्रेजेक्ट्री या उस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। टेंजेंशियल डायरेक्शन का आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, वो जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है। तो ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंशियल लाइन कहलाती है और उसकी जो डायरेक्शन है वो कहलाती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब मैं आपको इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आपके पास ये देखें, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना वो इस कर्व पे टेंजेंट होगी। ये कर्व पे जो टेंजेंट है देखें, ये टेंजेंट लाइन PR ये वाली, ये इसको टच कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पे। दिस इज़ टेंजेंशियल डायरेक्शन और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन पे जो परपेंडिकुलर होता है ना उसको हम कहते हैं नॉर्मल डायरेक्शन। ये देखें, ये P के साथ फ्रॉम P टू Q एक तो कर्व है जो डेल्टा S से शो किया गया है, दूसरा आपके पास इधर है स्ट्रेट लाइन, ये है नॉर्मल डायरेक्शन। ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो यही टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। तो अभी हमने जो इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन बताई हुई थी ना वेलोसिटी की dr/ds, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू t टेंजेंशियल डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट लाइन। तो हमने अपने इस वेलोसिटी वेक्टर को अब क्या लिख लिया है, v इंटू टी यूनिट वेक्टर, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया v और ये किस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ हम ज़ीरो लगा देंगे। तो हमारे आज के क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है, दैट इज़ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू v इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो इंटू नॉर्मल। वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो है सिंपल उसका मैग्नीट्यूड v, जिसको आप ds/dt से कैलकुलेट कर लेंगे, और वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट होता ही नहीं है, वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम हमेशा वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते होते हैं, तो हम पहले वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, dv/dt जब लेंगे तो इधर आप देखें आपके पास जो वेलोसिटी है उसमें एक स्केलर इन्वॉल्व है और एक है यूनिट वेक्टर t यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें फ़र्स्ट फंक्शन आपके पास v है और सेकंड फंक्शन आपके पास है t यूनिट वेक्टर। फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ रखेंगे और सेकंड का यानी dt यूनिट वेक्टर ओवर dt, आपने t यूनिट वेक्टर का इधर डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू t। फिर प्लस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल आपने जिस पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखा था t यूनिट वेक्टर वो अब एज इट इज़ आ जाएगा, और जो आपके पास v था उसका आप डेरिवेटिव ले लोगे dv/dt। इस साइड पे जो वेक्टर का आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है dv/dt, ये तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये देखिए जो सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है dv/dt, जिसमें साथ में आ रहा है t यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अब ये होगा टेंजेंट डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और जो आपके पास ये हाईलाइटेड कंपोनेंट है v इंटू dt यूनिट वेक्टर ओवर dt, इसको अब हमने डिस्क्राइब करना है कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली बनेगा तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में ही। तो हमारे पास एक चीज़ तो फाइनलाइज हो गई कि जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमारे पास है dv/dt। आपको जब भी एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने को बोला जाए तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपने कैलकुलेट करना है उसके लिए आपने सिंपल v का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये स्केलर है,
इसके साथ ये जो टी यूनिट वेक्टर है ये शो कर रहा है कि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं ये जो डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी है, व्हाट इज़ दिस? एज टी इज़ यूनिट वेक्टर, और हमें ये भी पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का उसके अपने साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। टी का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद टी यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया 1। इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अगेन बाय प्रोडक्ट रूल टी यूनिट वेक्टर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, देन प्लस वही चीज़ के डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी प्लस साथ में डॉट में आ जाएगा टी यूनिट वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये सेम हो जाएंगी, और ये एडअप होकर आपको दे देगा 2 इंटू टी डॉट डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, 2 यहाँ पे एक स्केलर है, वो तो 0 नहीं होगा, तो आपके पास जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस आया है वो है टी यूनिट वेक्टर और डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। अब आप ज़रा रिवाइज़ करें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों क्वांटिटीज़ परपेंडिकुलर हैं। टी यूनिट वेक्टर एंड डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बात की थी कि जो टी यूनिट वेक्टर पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दैट इज़ नॉर्मल डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन में हम वेक्टर लेते हैं एन यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी है, हम इसकी डायरेक्शन का क्लू लेने के लिए चले थे। ये जो सारा काम हमने टी डॉट टी वाला किया है, ये हमने इसीलिए किया था कि हम डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी के बारे में कुछ आइडिया लगा सकें कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है। तो हमें ये मिल गया कि ये नॉर्मल डायरेक्शन में टेंजेंशियल में एक्चुअली चेंज है इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो आप इसको जब लिमिटिंग फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल्टा टी, और साथ में इसका जो यूनिट वेक्टर है एन यूनिट वेक्टर वो भी आ जाएगा। अब जो ये एक्सप्रेशन हमने पीछे छोड़ा था ना, एक्सप्रेशन नंबर 1, जिसमें हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस वी डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी लिया था, इसमें हम इस सेकंड फैक्टर में डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल्टा टी इंटू एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगेन चेन रूल यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि हमें अभी भी इस क्वांटिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो टी यूनिट वेक्टर में चेंज है, फिर टी पोजीशन में चेंज है, टाइम में चेंज, और इन दोनों का जो रेट ऑफ चेंज है ये एक्चुअली क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर में या सर्कल में मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, कहाँ पहुँच गए हम बात कर रहे थे कि ये जो डेल टी यूनिट वेक्टर है, अब हम इसमें रेट ऑफ चेंज में भी चेन रूल लाना चाह रहे हैं। असल में जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर या कर्व की शेप में मोशन परफॉर्म करता है या ट्रैवल करता है, तो वो एक तो स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर रहा होता है जिसको हम यहाँ पे एस से शो कर रहे हैं, और दूसरा वो सर्कल में भी ट्रैवल कर रहा होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा होता है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एंगल से शो करते होते हैं। यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ए और जब वो ए से मूव करता है टुवर्ड्स पी, उसने लीनियर जो डिस्टेंस कवर किया है वो एस है, और जो सर्कुलर डिस्टेंस वो कवर करता है वो है आपके पास ज़ाई, दिस इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर ये जब P से Q पे जाता है, दैट इज़ नेबरिंग पॉइंट ऑफ P, तो ज़ाई में भी चेंज आता है, और ये जो इसकी आर्क लेंथ थी S, उसमें भी चेंज आता है। आर्क लेंथ जो आपके पास S थी उसमें स्मॉल चेंज आएगा जिसको हम डेल S से शो करेंगे, और जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था ज़ाई, उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हमने डेल ज़ाई से शो किया है।
अब ये जो रेट ऑफ चेंज है डेल टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल्टा टी, इसको हम बाय यूजिंग चेन रूल, डेल टी यूनिट वेक्टर में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ज़ाई में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एस, और एस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। अगर आप कंटिन्यूड चेन रूल को देखें, इसमें देखें डेल्टा ज़ाई ओवर डेल्टा ज़ाई, इसकी कैंसलेशन देख लें फॉर अंडरस्टैंडिंग, डेल्टा एस और डेल्टा एस की कैंसलेशन देख लें तो आपके पास चीज़ वही बचती है डेल्टा टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया जी। और इसमें ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने इन्वॉल्व किए हैं, पहले हमारे पास वेरिएबल था सिर्फ टी, तो लिमिट उस पर यूज़ हो रही थी डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हमारे पास अगेन तीन वेरिएबल्स हो गए हैं टी, एस एंड ज़ाई, तो ये तीनों वेरिएबल्स पे लिमिट अप्लाई होगी, दैट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो। अच्छा, डेल्टा टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल्टा ज़ाई, दिस इज़ इक्वल टू 1 अलॉन्ग द कर्व। जो डेल्टा टी यूनिट वेक्टर है और डेल्टा ज़ाई दोनों में जो चेंज है वो एक्चुअली जो डेल्टा ज़ाई है वो जब अप्रोच करता है ज़ीरो को, इधर देखिए, जब आपका ये डेल्टा ज़ाई ज़ीरो को अप्रोच करता है ना, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट Q है ये पॉइंट P के वेरी क्लोज होता जाएगा। जैसे जैसे ये पॉइंट P के वेरी वेरी क्लोज होता जाएगा तो ये जो आपका डेल्टा टी यूनिट वेक्टर है ये भी बहुत स्मॉल होता जाएगा, और जितना ये स्मॉल होता जाएगा ओवरऑल जो ये जो रेशो है डेल टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल्टा ज़ाई की, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती जाएगी। तो जब डेल ज़ाई बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा तो ये जो रेशो है ये आपस में इक्वल हो जाएगी, और इस तरह कैंसिलेशन के बाद ये आपको 1 दे देगा। अच्छा, उसके बाद है आपके पास सेकंड क्वांटिटी, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल ज़ाई ओवर डेल्टा एस। ये जो डेल ज़ाई ओवर डेल्टा एस की लिमिट है, जिसको हम डी ज़ाई ओवर डी एस भी कहते हैं, ये आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व। मतलब कोई भी पॉइंट है वो कर्व के अलॉन्ग, या कर्व में कितनी शार्पनेस है, कर्व में कितना खम है, जिसको उर्दू में हम खम कह सकते हैं, तो ये जो रेट होता है ना उसका, इसको हम कहते हैं कर्वेचर, और इसको कैपा से शो किया जाता है। दिस इज़ नॉट स्मॉल के, दिस इज़ कैपिटल के, थोड़ा सा बड़ा करके इसको, और इसमें कर्व डाल के लिखा जाता है जस्ट टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम के। तो ये कैपा हो गया आपके पास। और जो आपके पास डी एस ओवर डी टी है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये वेलोसिटी है। तो ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हमारे पास थी, इनको हमने डिसाइड कर लिया कि ये किसके इक्वल आती हैं। जो डेल्टा टी यूनिट वेक्टर ओवर डेल ज़ाई है आपके पास, ये 1 हो गया था जब लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करेगी, और जो डेल ज़ाई ओवर डेल्टा एस है ये आपका कैपा को अप्रोच करेगा, और डेल एस ओवर डी टी ये वी हो जाएगा। तो ये अच्छा, ये जो कैपा है ये कर्वेचर होता है, और इसके ऑपोजिट इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना उसको हम रो कहते हैं, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपा होता है 1 ओवर रो और रो होता है 1 ओवर कैपा, एक ही बात है। हम कैपा की जगह पे पुट कर देंगे 1 ओवर रो। अब आपके पास ये जो एक्सेलरेशन का फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज़ डी वी ओवर डी टी इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस वी स्क्वायर ओवर रो एन यूनिट वेक्टर। तो एक्सेलरेशन के भी टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स डिसाइड हो गए। एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया डी वी ओवर डी टी, और उसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया वी स्क्वायर ओवर रो। अच्छा, ये जो रो है ये आपने कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसके लिए भी आपके पास कैलकुलस में चैप्टर नंबर 6 हमने किया था, उसमें आपके पास रो कैलकुलेट करने के लिए बाकायदा फार्मूला होता है। वो फार्मूला अगर मुझे इधर कहीं मिल जाता है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये आ गया जी। अगर आपके पास कर्व होता है ना y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि x की शेप में कोई एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें जो रो आप कैलकुलेट करते हो ना वो होता है 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, उसकी पावर आपके पास आ जाती है 3/2, और डिनोमिनेटर में आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो रो आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। मैं इस टॉपिक की जो PDF फॉर्मेट है वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने इसको वहाँ से लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं इस टॉपिक के,
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, जो कुछ समझ में नहीं आया, वो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने आज के लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपने मेरे साथ डिस्कस करने हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर की जा सके। अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका ये लॉन्ग टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 2-4 ही मेन टॉपिक हैं। एक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, दैट वाज कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वो तो बहुत ही सिंपल था। अब ये है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इसकी एग्जांपल्स करने के बाद हम इंशाल्लाह जो अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे वो होगा रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।